हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एडिक्शन ऑफ स्टडी में। आज हम एक बहुत ज़्यादा फैक्टफुल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग इतना नहीं है ये चैप्टर, लेकिन फैक्टफुल बहुत है। ठीक है, तो इस फैक्टफुल चैप्टर के बारे में अच्छे से A to Z स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, और पढ़ेंगे कि इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है इस चैप्टर का ये नाम रखने की। ठीक है, इसकी स्टोरी क्या है, A to Z एवरीथिंग पढ़ेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भरत एंड यू आर वाचिंग चैनल एडिक्शन ऑफ स्टडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट होती है सबसे पहले नाम से। हम क्या करते हैं, सबसे पहले नाम को पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस। डिस्कवरिंग का मतलब क्या होता है? डिस्कवरिंग का मतलब होता है खोजना। टट है यहां पर जो ये किसी का नाम है। ठीक है, द सागा कॉन्टिन्यूस। सागा का मतलब होता है कथा या फिर स्टोरी, और कॉन्टिन्यूस का तो आपको मतलब पता ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो टट है उसको ढूंढने के बाद भी इसकी स्टोरी लगातार चल रही है। क्वेश्चन अराइज हो गया भैया कि इसकी स्टोरी अभी भी लगातार क्यों चल रही है। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए सबसे पहले टट के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि टट कौन था। टट है, ही वॉज अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। जो टट है वो टीनेजर थे जब उनकी मृत्यु हो गई। He was inheritor of a powerful family who is ruling from centuries. वो जो टट थे वो इनहेरिटर थे एक पावरफुल फैमिली के, जो सेंचुरीज से रूल कर रही थी इजिप्ट में। When he died, he laid to rest, laden with golden, eventually forgotten. इसका क्या मतलब है, जब उनकी मृत्यु हुई, जब उनकी मौत हुई, तो उनको रेस्ट में सुलाने के लिए, मतलब उनकी कब्र में बहुत सारा सोना लाद दिया गया। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल परफेक्ट लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कि उनकी कब्र में बहुत सारा सोना लाद दिया गया, और फिर इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में सब उसे भूल गए। ठीक है, Egypt people believe in life after death, so they put all the necessary thing while mummifying. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, ममीफाइंग का मतलब क्या होता है? ममीफाइंग का मतलब होता है दोस्तों, एक प्रोसेस होता है ममीफाइंग, मतलब नहीं, एक प्रोसेस होता है ममीफाइंग, जिसमें मतलब कि जो डेड बॉडी होती है, मतलब कोई भी जब पुराने ज़माने में मर जाता था इजिप्ट में, तो उसको मतलब उसकी बॉडी को अच्छी तरह कवर अप करना स्ट्रिप्स से और बहुत सारे लिक्विड्स का यूज़ करना, तो उस प्रोसेस को ममीफाइंग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो बहुत सारी नेसेसरी चीज़ें रख देते हैं टुट की बॉडी के पास वाइल ममीफाइंग, ममीफाई करने से पहले। ठीक है, या फिर ममीफाई करते टाइम। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो इजिप्ट के पीपल्स होते हैं वो लाइफ आफ्टर डेथ पे मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, तो वो मतलब कि डेथ के बाद वाली लाइफ में बिलीव करते हैं। हमारे यहाँ भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी तो कई बार क्या करते हैं, जैसे एक टाइम पीरियड आता है जब पितरों को हम खाना चढ़ाने जाते हैं मंदिर में। ठीक है, उनके लिए खाना, मतलब जो भी आटा दाल वगैरह जो भी अच्छी तरह से हम खाना बनाते हैं। ठीक है, और साथ में वस्त्र रखते हैं, हम मंदिर में चढ़ा के आते हैं। हम भी अपनी तरफ से यही मानते हैं कि पितरों तक पहुंच गया। इसी तरह इजिप्ट के पीपल्स भी मानते थे कि कब्र तक हम जो भी कब्र में सामान रखेंगे वो जो मरने वाला इंसान है वो अपने साथ ले जाएगा। तो दोस्तों, अब बात आती है टॉम की। टॉम का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। टॉम का मतलब होता है मकबरा। जैसे आपने नाम सुना होगा हुमायूं टॉम, जो कि इंडिया में है। ठीक है, और ताजमहल। ताजमहल अपने आप में वैसे तो एक मीनार गिनी जाती है, एक बिल्डिंग गिनी जाती है, लेकिन उसके अंदर भी तो एक मकबरा है शाहजहां का और मुमताज का। ठीक है, तो मकबरे को बोलते हैं टॉम्ब। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं जो हमारे राइटर हैं, द टॉम्ब ऑफ किंग वाज डिस्कवर्ड इन 1922, कि मतलब जो हमारे ये टुट हैं, किंग हैं, ठीक है, इनका जो टॉम्ब था वो डिस्कवर कब किया गया? वो डिस्कवर किया गया 1922 में। किसके द्वारा किया गया ये मैं आपको स्टोरी में चलते चलते आगे बताऊंगा, नहीं तो थोड़ी सी ना मतलब स्टोरी बन नहीं पाएगी अगर मैं सब चीजें पहले बता दूंगा। स्टोरी में पता लग जाएगा अभी आप। द मॉडर्न हैज स्पेक्यूलेटेड दैट बीइंग मर्डर इज द एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी ऑफ द डेथ।
अब यहाँ पर स्पेक्यूलेटेड का मतलब क्या होता है? स्पेक्यूलेटेड का मतलब होता है फॉर्म्ड अ थ्योरी विदाउट एनी एविडेंस और प्रूफ। ठीक है, तो मतलब जो आज की मॉडर्न लोग हैं या फिर जो मतलब जनरेशन है, वो ये स्पेक्यूलेट करती है कि जो अब टीनेजर था, टीनेज में ही उसकी डेथ हो गई थी, तो यहाँ पर ये स्पेक्यूलेट करते हैं कि ना यार जो इसकी डेथ हुई होगी ना, ऐसे नहीं हुई होगी, इसका किसी ने मर्डर किया होगा। अब ये सिर्फ एक थ्योरी यहाँ पर रख दी गई है, ठीक है, मॉडर्न्स के द्वारा, लेकिन कोई भी ऐसा मतलब कोई प्रूव नहीं है कि उसका मर्डर ही हुआ था। तो आज भी वैसे ये मिस्ट्री बनी हुई है, इस चक्कर में ये स्टोरी लगातार चलती जा रही है, ये कथा आगे चलती ही जा रही है। लीविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 80 ईयर्स, इसका क्या मतलब है? लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 80 ईयर्स का मतलब ये है कि उसके टॉम को छोड़ने के बाद 80 सालों बाद अब दोबारा से यहां पर कुछ होने जा रहा है। और क्या होता है? द टट हैज गॉन अंडर सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। इसका क्या मतलब है कि अब 80 सालों बाद, टॉम को 80 सालों बाद डिस्कवर करने के बाद अब टट को यहाँ पर जो टट की बॉडी है उसको सिटी स्कैन के लिए भेजा जा रहा है। इससे क्या होएगा? इससे बहुत सारे नई उपलब्धियां पैदा होंगी, मतलब किस चीज की, कि उसकी लाइफ के बारे में पता चलेगा कि उसकी लाइफ कैसी थी और उसकी डेथ कैसी हुई, इसके बारे में थोड़ी बहुत हमें नॉलेज मिल सकती है। और एक और चीज यहाँ पर ये है, इसकी सीटी स्कैन करने के पीछे रीजन ये कि जब हर सीटी स्कैन होता है, हर तरफ से एक्सरेस आती हैं, ठीक है, और टकराकर वापस मशीन में जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जब बॉडी के ऊपर एक्सरेस पड़ेंगी तो एक पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा जो हमें बता सकता है कि टट कैसे दिखते थे। ठीक है, तो इसलिए इनका सिटी स्कैन होने जा रहा है। तो अब एक बहुत जोर की हवा चलती है, जैसे बहुत ज्यादा डरावनी हवा आती है, ठीक है। तो अब डेजर्ट में इतनी तेज हवा आती है, ऐसा लगता है जैसे कोई डरावनी हवा है, जैसे कि कोई भूत कर रहा है ये चीज, ठीक है। तो उनका इशारा यहाँ पर सीधा तट से है कि तट ऐसी हवा चला रहे हैं। और जो बादल है वो ऐसा, मतलब ऑथर, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ऑथर कहते हैं कि बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे एक ग्रे शीट ने, एक ग्रे चादर ने पूरे आसमान को घेर लिया है और जो तारे हैं उनको भी कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो ये है हमारी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट तो नहीं कह सकते, मतलब हमारी स्टोरी में ये सारी इंफॉर्मेशन हैं। तो अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ आगे। अब दोस्तों ये जो जितने भी ये बात चल रही है, 1922 में इस टॉम की डिस्कवरी की गई, ठीक है। उस बंदे ने जिसने डिस्कवर करा उसका नाम मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। 1922 में डिस्कवरी करने के बाद अब आज का जो दिन है, मतलब जब इसका सिटी स्कैन होने जा रहा है, अब आज की डेट याद कर लो, ये थे शाम के 6 बजे हुए थे, 5 जनवरी ऑफ 2005। लेट्स रिपीट, शाम के 6 बजे हुए थे 6 जनवरी ऑफ 2005 जब ये सब हो रहा था, मतलब उसका सिटी स्कैन वगैरह करने के लिए सारी की सारी तैयारियां की जा रही थी। तो अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ आगे। तो दोस्तों अब उस इंसान का सिटी स्कैन होने जा रहा है जो आज से 3300 ईयर्स पहले ही मर चुका है, ठीक है। दोपहर से ही अलग अलग टूरिस्ट की लाइन लग रही है। कहां पर लग रही है ये लाइन? लग रही है एक चट्टान कटी हुई है 22 फीट अंदर अर्थ के, ठीक है। तो उसके अंदर ये लाइन लग रही है। और ये जो जगह है, ये कौन सी जगह है? ये जगह है किंग्स वैली, ठीक है। किंग्स वैली जगह है जहां पर सारे जितने भी किंग्स मरते थे उनके टॉम्स यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी टूरिस्ट थे ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, किसकी? टुटखामुन की। टुटखामुन उनका पूरा नाम है, वैसे तो मेरे को आगे जाके बताना था बट मैं अभी बता रहा हूँ। जो टुट है उनकी इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं ये सारे के सारे विजिटर्स। और वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं वॉल्स पर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी होती हैं उनके देवताओं की। किसके देवताओं की? जो टुट के टाइम पे जितने भी लोग थे उनके देवताओं की पेंटिंग्स बनी होती है, जैसे परी बनी होती है और भी ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स बनी होती है। तो वो उस पेंटिंग को देखते हैं। और सब वो टूरिस्ट क्या देखते हैं? और वो ये देखते हैं कि जो ग्लिटेड फेस है जो कि कॉफिन के ऊपर बना हुआ है, जैसा कि मैं आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, ये जो ग्लिटेड फेस है ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। जब सामने से एक प्योर गोल्ड की इतनी बड़ी चीज रखी हो जो बहुत ज्यादा ग्लिटर कर रही हो तो उसको ग्लिटेड फेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे टूरिस्ट उस ग्लिटेड फेस की तरफ देख रहे थे। अब राइटर बताते हैं हमें यहाँ पर कि उनमें से जो कुछ टूरिस्ट थे
वो क्या कर रहे थे, वो गाइड बुक में से मतलब सारी की सारी उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे थे विस्परिंग करते हुए, ठीक है। लेकिन जो अदर बंदे थे, जो मतलब कुछ तो उनमें से टूरिस्ट में से गाइड बुक में से हिस्ट्री पढ़ रहे थे, और जो बाकी के लोग थे वो साइलेंटली सिर्फ कॉफिन की तरफ देख रहे थे। शायद वो ये सोच रहे होंगे, ऐसा राइटर कहते हैं कि शायद ऐसा वो ये ऐसा सोच रहे होंगे कि मतलब ये इतनी टीन एज में ही कैसे मर गया ये बंदा, या फिर वो ये सोच रहे होंगे कि कहीं हमने इनको, इस मम्मी को जगा दिया है इसकी नींद से, तो कहीं इसका कर्स हमें तो नहीं लग जाएगा। कर्स मतलब होता है श्राप, तो कहीं हमें इसका श्राप तो नहीं लग जाएगा। ऐसा कौन सोचता है, ऐसा मतलब राइटर कह रहे कि ऐसा वो टूरिस्ट सोच रहे होंगे। और क्या सोचते हैं टूरिस्ट सोचते हैं कहीं हमारे साथ कुछ मिसफॉर्चून ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, ठीक है। उसी टाइम एकदम से जो जाई हवास हैं, अब जाई हवास कौन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल के काउंसिल एंटीक्विटीज के जर्नल हैं, सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। तो इस संस्था के जर्नल है जाई हवास। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया जो मम्मी है ना काफी बैड कंडीशन में है। अभी बैड कंडीशन में क्यों है, ये बैड कंडीशन में इसलिए है, ये सब किया धरा कार्टर का है, ऐसा जाई हवास कहते हैं। अब ये कार्टर कौन है, यहां से दोस्तों स्टोरी आगे चालू होती है। तो दोस्तों कार्टर का पूरा नाम हॉवर्ड कार्टर था, ठीक है। कार्टर का जो नाम लिया जा रहा है असल में उसको शॉर्ट फॉर्म में या छोटे नाम के हिसाब से कार्टर कहते हैं स्टोरी के अंदर, लेकिन उसका पूरा नाम था जो बंदे का, वो था हॉवर्ड कार्टर। और ये कौन था, 1922 में जब टॉम की डिस्कवरी हुई थी, तो इसी बंदे ने इस टॉम की डिस्कवरी करी थी। हॉवर्ड कार्टर फर्स्ट पर्सन था जिसने टूटखामुन के टॉम की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। अब जो ये डिस्कवरी थी ना उस टाइम पे सबसे ट्रेंडिंग डिस्कवरी बन गई थी भैया। इसके 3 रीजन है कि ये ट्रेंडिंग डिस्कवरी क्यों बन गई। तो सबसे जो पहला रीजन था वो हमारा ये था कि जो टॉम था वो फेरो का था, ठीक है। फेरो मतलब होता है इजिप्ट लैंग्वेज में किंग का था। तो जो टॉम था वो किंग का था, जो कि जिसकी डायनेस्टी सेंचुरीज से चली आ रही थी, ठीक है। मतलब किंग का था, इसलिए भैया एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी गई थी, ट्रेंडिंग डिस्कवरी इसलिए बन गई थी। दूसरी बात ये थी कि जो वो क्या नाम है, जो वो बंदा था वो डायनेस्टी का रूलर था, ठीक है। और जो तीसरी बात थी इसलिए वो बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग बन गई थी, मतलब ये वाली डिस्कवरी, कि वो उसकी जो डेड बॉडी थी वो टीनेजर की पाई गई थी, कि मतलब उसकी टीनेज में डेथ हो गई थी। तो क्या रीजन था, इस वजह से उसकी जो मम्मी थी उसकी जो डिस्कवरी थी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग बन गई थी। और जब टॉम को पाया गया, उसके मम्मी को पाया गया, तो उसका जो कॉफिन था उसके साथ कुछ डेली यूज की चीजें मिली। मैंने आपको बताया था ना कि मतलब इजिप्टियंस भी रख देते हैं डेली यूज की चीजें ताकि नेक्स्ट लाइफ में उनकी वो पहुंच जाए। तो वो डेली यूज की चीजें क्या थी, सबसे पहली चीज थी बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन थी जो उनके साथ रखी गई थी ताकि भैया उनको ये चीजें मिल जाएं। तो यहाँ पर जो कार्टर होते हैं वो इतनी चीज ढूंढ लेते हैं कि हाँ टॉम था ये वो, लेकिन कार्टर के दिमाग में चल रहा था कि नहीं भैया मेरे को देखना है कि अंदर क्या है, मेरे को और ज्यादा रिसर्च करनी है, ठीक है। तो कुछ महीनों के बाद कार्टर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं उसकी रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। तो भैया यहाँ पर जब वो कॉफिन को खोलते हैं तो वो सोचते हैं कि अंदर कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कार्टर की ईगो हर्ट हो जाती है, भैया अंदर तो कुछ नहीं मिला, एक और कॉफिन रखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो वो अंदर कॉफिन रखा हुआ था उसके ऊपर गार्लैंड्स से कवरिंग करी हुई थी। गार्लैंड्स क्या होता है, गार्लैंड्स मतलब होता है मालाएं, ठीक है। हिंदी में गार्लैंड्स को माला बोलते हैं। और वो माला किस चीज से बनी हुई थी, वो बनी हुई थी विलो एंड ऑलिव लीव से बनी हुई थी, ठीक है। वाइल्ड सेलरी यानी कि जंगली अजवाइन से बनी हुई थी, जंगली अजवाइन के पत्तों से बनी हुई थी, ठीक है। और साथ में लोटस पेटल्स और कॉर्नफ्लावर का भी उस माला को बनाने में यूज करा गया था, ठीक है। तो ये सब चीजें मतलब इस चीज से कवर अप हो रखा था सेकंड कॉफिन। भैया अब देखो वो हटाते हैं इस सब, तो इससे एक और बात जाहिर होती है, ये जितनी भी चीजें मिली है ना, इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि ये चीज का एविडेंस है कि जो टीनेजर था उसकी डेथ हुई थी मार्च अप्रैल में हुई होगी।
अब ऐसा एविडेंस क्यों बन जाता है, क्योंकि जो जितनी भी ये पत्तियां हैं जंगली अजवाइन की या फिर विलो ऑलिव लीव्स या फिर लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर, ये सब मार्च अप्रैल में ही पाया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब इसकी डेथ हुई होगी टट की, तो इनको चढ़ाया गया होगा, तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि मार्च अप्रैल में उनकी डेथ हुई होगी। अब आगे क्या होता है, वो फिर से कॉफिन खोलते हैं सेकंड नंबर वाला। अब भैया मत्था घूम जाता उनका, वो देखते हैं अंदर एक और कॉफिन। ये तो बहुत ज्यादा स्टोरी बनती जा रही है, अब तो मजा आने लग गया स्टोरी में। थोड़ी बोरिंग स्टोरी है लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। पहला कॉफिन खोला, उसके अंदर एक और कॉफिन, और जब सेकंड कॉफिन खोला उसके अंदर एक और कॉफिन मिल गया। तो भैया यहाँ पर क्या होता है, कार्टर को लगता है कि शायद तीसरे में भी कॉफिन ही मिलेगा। तीसरा जब खोलते हैं तो कार्टर को क्या देखने को मिलता है, कार्टर को देखने को मिलती है एक मम्मी, और वो मम्मी किसकी होती है, वो होती है टुट खामुन की मम्मी। तो अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। तो दोस्तों पुराने टाइम में जब ममीफाइंग करी जाती थी इजिप्ट में, तो वो क्या करते थे, मम्मी को जब अच्छी तरह कॉफिन में डाल देते तो वो एक उसके ऊपर एक रेजिन डालते थे। अब रेजिन क्या होता है, रेजिन एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको हमारी हिंदी में राल भी कहते हैं। ठीक है, तो उस रेजिन को डाल देते थे। अब उस रेजिन को डालने से क्या फायदा होता था, बॉडी को ये फायदा होता था कि मतलब जो उनकी बॉडी थी वो ज़्यादा टाइम तक मतलब रहती थी, गलती नहीं थी, डिकम्पोज नहीं होती थी। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये बताते हैं हमें कि जो रेजिन है वो उसमें पुराने टाइम में डाला जाता था। ठीक है, अब इस रेजिन को डालने की वजह से आज के टाइम में क्या इफेक्ट पड़ा है, जब 1922 में जब कार्टर इसकी कॉफिन की जो मतलब इसकी छानबीन कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, वो देखते हैं कि ना यार जो उसकी जो बॉडी थी वो बॉटम ऑफ द कॉफिन से अच्छी तरह चिपक गई है। मतलब जो बॉडी का बॉटम था वो कॉफिन के बॉटम से चिपक गया था। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या था कि जितनी भी लेजिमिटेट फोर्स लगाई जा रही थी, लेजिमिटेट फोर्स का मतलब होता है जो रीजनेबल फोर्स लगाई जा सकती है ताकि बॉडी को बाहर निकाला जाए, तो उतनी फोर्स लगाने पर बाहर नहीं निकल रही थी। अब क्या होता है, कार्टर यहाँ पर सोचते हैं कि ना यार ये रेजिन पिघल सकता है, क्योंकि अगर एक बार सॉलिड बन गया तो शायद दोबारा पिघल जाए। तो कार्टर क्या करते हैं, इजिप्ट की साउथ की सनलाइट में, इजिप्ट की साउथ जो साइड होती है वहाँ की सनलाइट सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हार्डर होती है, तो उसमें रख देते हैं उसको, उसके मतलब जो लास्ट कॉफिन निकलता है थर्ड कॉफिन, उसको धूप में रख देते हैं। तो भैया जब धूप में रख देते हैं तो जो कॉफिन होता है वो 139 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाता है। ठीक है, 139 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाता है। नथिंग बज्ड, यहाँ पर ऐसा यूज करा गया स्टोरी में। नथिंग बज्ड का मतलब होता है कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। जो उन्होंने सोचा था, प्लान करा था कि हाँ भैया ऐसे फेरिन पिघल जाएगा फिर मैं बॉडी को बाहर निकालूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अब क्या होता है, नाउ हेयर ही रिपोर्टेड द साइंटिफिक डिटैचमेंट हैज टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड द ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू राइज द किंग्स रिमेन्स। अब इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि इसको साइंटिफिक डिटैचमेंट करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए हमें चिजल्ड करना पड़ेगा। चिजल्ड अवे इसका मतलब क्या है कि हमें छेनी और हथौड़ी का यूज कर कर इसको धीरे धीरे इसको छेनी से काट कर अलग करना पड़ेगा। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा कहते हैं कार्टर। तो जो वो बात बोली थी उन्होंने, क्या नाम था उनका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने जो बंदे ने बात बोली थी कि ये सब कार्टर का ही किया धरा है। ठीक है, तो उस बंदे की बात, इस वजह से वो ये बात बोल रहा था कि जो कार्टर ने क्या करा था कि उसको चिजल्ड कर दिया था पूरी बॉडी को। तो वो कट कर देते हैं सारी की सारी बॉडी को, एक एक सिंगल पार्ट को कट कर देते हैं और एक रेत का मतलब एक ट्रायंगुलर बॉक्स लेते हैं। ठीक है, और उसमें रेत भर देते हैं और उसके ऊपर एक एक पार्ट को, पहले सर को काटते हैं, हाथ को काटते हैं, पैरों को काटते हैं, ट्रंक को काटते हैं और एक एक करके सबको रेत में रख देते हैं, कार्टर कर देते हैं ऐसा। ठीक है, तो अब कार्टर ने भी ऐसा कर दिया तो ऐसी बात नहीं है, कार्टर से पूछा नहीं जाता बाद में। तो कार्टर को जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो कार्टर फिर अपनी सफाई के लिए, और कुछ तो होता नहीं, कार्टर यहाँ पर अपनी सफाई देते हुए ये कह देते हैं कि भैया अगर मैं ऐसा उस टाइम पे नहीं कर देता तो कोई चोर आते, वो गार्ड्स को चकमा दे देते और वो क्या करते, गोल्ड के चक्कर में सारा का सारा कॉफिन में जो भी मतलब हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए मम्मी है इसको और ज्यादा खराब कर जाती अगर मैं ऐसा नहीं करता। तो मैंने तो सेव करने के लिए ऐसा करा है।
ठीक है, तो ये मतलब कार्टर यहाँ पर अपनी सफाई रख देते हैं। तो अब जानते हैं कि स्टोरी में आगे क्या हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर अब राइटर हमें बताते कि जो पुराने टाइम के किंग्स होते थे वो बहुत ज़्यादा रिचर भी होते थे और वेल्दियर भी होते थे, ठीक है। तो वो क्या सोचते थे, वो ये चीज़ सोचते थे कि हम अपनी रिचनेस और वेल्दीनेस को साथ लेकर जा सकते हैं। हमारे यहाँ पर तो बोलते कि क्या लाए थे क्या लेकर जाओगे, लेकिन उनके टाइम में ऐसा सोचा जाता था कि जो उनकी रिचनेस है और जो वेल्दीनेस है उनको वो नेक्स्ट लाइफ में भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इसी विचारधारा को सपोर्ट करते हुए जो हमारे किंग टट थे, ठीक है, जो टट थे उनके साथ भी बहुत सारा सामान रखा जाता है। अब वो सामान क्या क्या होता है जो उनकी लाइफ में आगे यूज़ होने वाला था, मतलब ऐसी विचारधारा के साथ उनके पास ये सामान रखा जाता है। वो सामान होता है प्रीशियस कॉलर्स होते हैं, नेकलेस होता है, ब्रेसलेट होता है, रिंग्स होती है, एम्यूलेट्स होते हैं, सेरेमोनियल एप्रन्स होते हैं, सैंडल्स होती है और शीथ ऑफ हिज फिंगर्स एंड टोस होती हैं, ठीक है, शीथ्स होती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बाद में काम आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऑथर जो हमारे राइटर वो बता रहे हैं कि रखी हुई थी उस किंग के पास, ठीक है, उस जो हमारा टॉम मिला था उसके पास ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। और अब बात करते हैं ऑथर आर्कियोलॉजी के बारे में। ऑथर बताते कि आर्कियोलॉजी में भी पुराने कुछ टाइम से काफ़ी चेंज आ गया है। नहीं तो आर्कियोलॉजी पहले क्या करती थी, पहले वो ज़्यादा फोकस करते थे किसके ऊपर, जो खजाना मिला है उसके ऊपर, मतलब जो वो थोड़ा पैसे को ज़्यादा महत्व देते थे आर्कियोलॉजी में, खजाने वाली चीज़ को ज़्यादा महत्व देते थे, उनके पास जो सामान मिला, और बॉडी को कम महत्व देते थे। लेकिन आज के टाइम में बल्कि खजाने को थोड़ा सा कम महत्व दिया जाता है और जो बॉडी वगैरह मिलती है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये थोड़ा सा हमारे जो राइटर है वो यहाँ पर बताते हैं कि ऐसा आर्कियोलॉजी के बारे में आजकल विचारधारणा बन गई है। तो दोस्तों अब 1922 के इंसिडेंट के बाद आता है 1968, ठीक है। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें एक बार, कहीं आप कंफ्यूज ना हो रहे हो आप में से कुछ बच्चे। तो क्या होता है 2005 में एक रिसर्च चालू होती है उसमें, ठीक है, उसमें सब बंदे आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, वो सब बंदे बातें कर रहे होते हैं आपस में, एकदम से कार्टर के बारे में बात छिड़ जाती है कि कार्टर की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो मतलब बॉडी ख़राब हुई है, तो फिर कार्टर के बारे में हम पढ़ने लग गए थे अभी, ठीक है। तो कार्टर ने कैसे सारी इन्वेस्टिगेशन करी। अब कार्टर ने 1922 में बॉडी को ढूंढ के सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली। अब आती है 1968, ठीक है, 1922 का इंसिडेंट खत्म, अब 1968 आ गई है भैया। अब 1968 में एक मोर देन आफ्टर 40 ईयर्स, ठीक है, एक एंटोनॉमी प्रोफेसर हैं, ठीक है। एंटोनॉमी प्रोफेसर कौन होता है, जो कि शरीर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं और मतलब उसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, बॉडीज़ के ऊपर, ठीक है। तो एंटोनॉमी प्रोफेसर 1968 में एक फैक्ट रिवील करते हैं कि भैया जो टट की बॉडी थी, ठीक है, उसकी ब्रीस्ट बोन्स और फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पर कौन रिवील करता है, एक एंटोनॉमी प्रोफेसर है, उसका नाम नहीं बताया गया बुक में। तो वो ये चीज़ रिवील करते हैं कि भैया जो टट की बॉडी है उसमें से बोन्स भी गायब हैं, ब्रीस्ट बोन्स भी गायब हैं और फ्रंट रिब्स भी गायब हैं, ठीक है। तो इसके बाद बात होती है दोस्तों आजकल की टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पर स्टोरी में बताया जा रहा है कि आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत 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 ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है। इवन कि अगर आप किसी बॉडी को बहुत सारे टुकड़ों में काट दें, मतलब लाइक अ ब्रेड, पीसीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, तब भी उसका सीटी स्कैन करके पता लगा जा सकता है कि उसके बारे में हर चीज़, सारी इंफॉर्मेशन पता लगाई जा सकती है। लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी हमें दो क्वेश्चंस का आंसर दे सकती है कि हाउ ही डाइड एंड व्हाट वाज एज व्हेन ही डाइड, कि वो कैसे मरे, ठीक है, और उनकी उम्र क्या थी जब वो मर गए। क्या आज की टेक्नोलॉजी ये आंसर दे सकती है? लेकिन नहीं दे सकती इसका आंसर। जितनी मर्जी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, इस मिस्ट्री का आंसर आज तक नहीं मिला है, ठीक है। अब इसके बाद किंग टट के डिमाइस के बारे में बात होती है। क्या कहते हैं कि किंग टट डिमाइस वाज अ बिग इवेंट, मतलब जब मरा होगा किंग टट, जब मरे होंगे तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, बहुत सीरियस बात होगी जब वो मारे गए होंगे।
क्योंकि जो किंग टट थे वो किंग तो थे ही थे, लेकिन वो अपनी डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर थे और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। तो इस हिसाब से किंग टट की तो मौत हुई हुई, साथ में उनकी डायनेस्टी की भी मौत हो गई। उनकी डायनेस्टी भी पूरी खत्म हो गई किंग टट के मरने के साथ साथ। ठीक है, तो आज तक कोई भी इस मिस्ट्री का आंसर नहीं ढूंढ पाया कि किंग टट की वैसे मौत कैसे हुई। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि वैसे किंग टट की मौत कैसे हुई होगी। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों स्टोरी की तरफ आगे। तो दोस्तों इसके बाद स्टार्ट हो जाती है टट की हिस्ट्री। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि मैं आपको डेट बताता हूँ। ठीक है, अब जो इसकी हिस्ट्री है, मतलब इसकी बात करी जा रही है टट के बारे में। टट के बारे में मतलब आज से 3300 ईयर्स पहले क्या हो रहा था उसके बारे में। ठीक है, आप सबके मन में क्वेश्चन अराइज होएगा कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भैया इसका नाम नहीं पता था, मतलब इसके बारे में नहीं पता था, और एक तरफ कि इसकी मौत कैसे हुई थी, सब कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में, और एक तरफ ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि इसके फादर का क्या नाम था, इसके ग्रैंडफादर का क्या नाम था, इस सब चीज़ों के बारे में। तो आपको इतना सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि ये जो स्टोरी में ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये बाहर से भी कुछ पार्ट्स को लिया गया है और डायरेक्टली इसमें डाल दिया गया है। उसके बारे में सोर्स नहीं दिया गया कि कैसे पता लगा ये चीज़। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब टुट की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं कि टुट से पहले टुट के ग्रैंडफादर थे। ठीक है, उनका क्या नाम था? उनका नाम था अमेनहोटेप थ्री। उनका क्या नाम था? उनका नाम था अमेनहोटेप थ्री। ठीक है, और उन्होंने कितने टाइम तक रूल किया? उन्होंने किया 4 डिकेड्स तक। डिकेड्स का मतलब क्या होता है? एक डिकेड 10 ईयर्स का होता है, मतलब कि ही रूल्ड फॉर 40 ईयर्स। और वो कौन थे? जो टुट के ग्रैंडफादर थे वो 9th फेरो थे 18th डायनेस्टी के। मतलब वो 9th फेरो थे 18th डायनेस्टी के। कौन थे? टुट के ग्रैंडफादर। अब ये टुट के ग्रैंडफादर का यहाँ पर खत्म हो जाता है टाइम, और उसके बाद कौन आते हैं? ग्रैंडफादर का बेटा। अब जो ग्रैंडफादर का बेटा आता है उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है अमेनहोटेप 4। ठीक है, और जब वो रूल करने आता है तो एक स्ट्रेंज टाइम स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो प्रमोट करने लग जाता है वर्शिप ऑफ अटेन। मतलब जो अमेनहोटेप है वो अमेनहोटेप 4 है, अब वो अटेन की वर्शिप को प्रमोट करने लग जाता है। मतलब वो भगवान को बदल देता है अपने वाले, और अब नए भगवान को मानने लग जाता है जो अटेन होते हैं। ठीक है, द सन डिस्क। ठीक है, ही चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम अमेनहोटेप टू अखेनाटेन। इसका मतलब क्या है कि पहले उसका नाम अमेनहोटेप था, और अब वो जो अमेनहोटेप होता है उसका नाम, अब वो उसको बदलकर अखेनाटेन रख लेता है, विच मीन्स सर्वेंट ऑफ अटेन। जो लास्ट के 4 वर्ड्स हैं अटेन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अखेनाटेन का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ नाटेन, अटेन। ठीक है, थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग है, बस इतना सा पार्ट कंफ्यूजिंग है, बाकी भी कंफ्यूजिंग था, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह कोशिश करी है आपको समझाने की। ठीक है, तो ये वाला पार्ट के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। ठीक है, अब क्या होता है? जो बंदा मेन, अब मैं आपको पूरा सारा फिर से वाला पार्ट कंप्लीटली दोबारा बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या होता है कि भैया जो टुट होता है उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं उनका नाम होता है अमेनहोटेप, उसके अमेनहोटेप 3। फिर उसके बाद उनका बेटा आता है जिसका नाम होता है अमेनहोटेप 4। ठीक है भैया, अब वो क्या कर देता है? आते ही वो एक बहुत बड़ा चेंज ले आता है। वो क्या करता है कि ना, जो उनकी वर्शिप थी उसको चेंज कर देता है अटेन की वर्शिप में। ठीक है, तो इसलिए वो अपना नाम चेंज करके अखेनाटेन रख लेता है। ठीक है, और इसके साथ साथ वो क्या करता है? वो ही रिमूव्ड ऑल रिलीजियस कैपिटल। ओल्ड रिलीजियस कैपिटल को वो रिमूव कर देता है ऑफ थीव्स। मतलब जो ओल्ड रिलीजियस कैपिटल थी ऑफ थीव्स उसको रिमूव कर देता है, और किस में बदल देता है? वो बदल देता है कैपिटल ऑफ अखेनाटेन, जो आज अमांडा के नाम से भी जानी जाती है आज के दिन में भी। ठीक है, अब वही कैपिटल थी लेकिन उसका नाम चेंज होकर अमांडा रख दिया गया है। ठीक है, अब इसके साथ साथ सबको वो शॉक कर देता है। क्यों शॉक कर देता है? वो इसलिए शॉक कर देता है क्योंकि जो आमुन पर अटैक होता है,
ठीक है। वो सबको शॉक कर देता है, इसलिए क्योंकि वो सारी की सारी मूर्तियां तोड़ देता है और सारे टेम्पल्स को बंद कर देता है। इसलिए भैया सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये बंदा क्या कर गया। एक तो आया, आकर एकदम से मूर्तियां तोड़ दी, टेम्पल्स बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया। और जो रे जॉनसन है, जो कि डायरेक्टर ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर है, जो उसके मतलब डायरेक्टर है रे जॉनसन, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो फैमिली थी आमुन की, वो डिस्ट्रॉय होने पर आ गई थी। और जो अखेनाटेन था वो बिकम वैकी। वैकी का मतलब क्या होता है, सनकी बन गया था वो, कि मतलब वो टेढ़े मेढ़े काम करने लग गया था आकर की, मतलब मूर्तियां तोड़वा दो, ठीक है, मंदिर बंद करवा दो, आज से इस धर्म की नहीं पूजा करी जाएगी, आज से सूर्य को माना जाएगा, ये वो पगला गया था वो बिल्कुल। तो इसलिए मतलब उसके दादा तो अच्छे थे, उसके दादा ने तो अमेनहोटेप 3 ने बहुत अच्छा रूल किया। तो अमेनहोटेप 4 था, उसने अपना नाम चेंज करके अखेनाटेन भी रख लिया और सारी मूर्तियां भी तोड़वा दी। अब इसके बाद क्या होता है, तो दोस्तों अब वैकी अखेनाटेन, मतलब कि जो सनकी अखेनाटेन था, जो सनकी रूलर था, उसकी हो जाती है मौत। उसके बाद आता है एक न्यू रूलर, उसके बारे में स्टोरी में ज़्यादा मतलब उसको भाव ही नहीं दिया गया, ठीक है। उसको थोड़ी सी उसके बारे में बात बताई गई है। क्या बताया गया है, उसका नाम था समेन खाकरे लेकी, ठीक है। वो भी आया और वो भी चला गया। उसके बाद भैया, उसके बाद आते हैं टूटन खाटेन, जो आज हमारे किंग टट के नाम से जाने जाते हैं। तो जब टूटन खातेन आते हैं तो वो क्या करते हैं, टुक द थ्रोन। थ्रोन का मतलब क्या होता है, सिंहासन। तो मतलब क्या है, टूटन खातेन सिंहासन को अब संभालते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं, हर चीज, हर पुराने देवताओं को ही मानने लग जाते हैं दोबारा से। जो भी सनकी तानाशाह था, जो सनकी, उसने जो भी गलत काम किए थे उन सबको दोबारा से ठीक कर देता है टट, किंग टट था जो। और जो अपना नाम टूटन खाटेन था उसका, वो भी वो रख लेता है टूटन खामुन कर लेता है, टूटन खातेन से। लास्ट के 4 वर्ड्स दोनों के चेंज हो जाते हैं ना नामों के, सिर्फ इतने में रिलीजन चेंज हो जाता है, देख लो आप, ठीक है। तो वो क्या करता है कि इतने अपना जो टूटन खातेन है उससे अपना नाम टूटन खामुन रख लेता है। तो भैया अब हम 3300 ईयर्स या 3400 ईयर्स पहले की बात कर रहे थे। अब हम दोबारा आ जाते हैं 2005 में, जहां पर इनका सीटी स्कैन होना है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि क्या होता है आगे। तो दोस्तों अगला काम था टट का सिटी स्कैन किया जाना, ठीक है। और जो ये सिटी स्कैन मशीन थी, ये किसने दी थी, ये दी थी नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने दी थी, ठीक है। इसके ऊपर आप नेट पर सर्च भी कर सकते हो, इसके ऊपर पूरी एक सीरीज बनी हुई है, ठीक है। तो आप उसको देखकर थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हो। तो उन्होंने लाइव रिकॉर्ड किया था सब। तो जो नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी थी, उन्होंने इस सिटी स्कैन मशीन दी। और जो टट की मम्मी थी, वो पूरे इजिप्ट में फर्स्ट मम्मी थी जिसका सिटी स्कैन किया जा रहा था, ठीक है, जिसका सिटी स्कैन होने वाला था। तो क्या होता है उसके बाद, जो टट की मम्मी होती है उसे सिटी स्कैन मशीन में डाला जाता है, हेड से लेके टो तक A to Z हर चीज़ का स्कैन किया जाता है, कंबाइंड किया जाता है। और 1700 डिजिटल इमेजेस, एक्सरे इमेजेस को अक्रॉस द सेक्शन कंबाइन किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो टट का हेड होता है उसे 0.62 mm में स्कैन किया जाता है, मतलब और ज़्यादा जूम करके और ज़्यादा पिक्सल्स में उसको स्कैन किया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा, इसलिए किया जाता है ताकि जो टट का रियल फेस है वो एक्सप्लोर हो सके। ऐसा ना हो कि कुछ और एक्सप्लोर हो, जो एक्चुअल में जो उसका फेस होगा वही रिवील होना चाहिए। तो इसलिए उसको और ज़्यादा उसको 0.62 mm में उसका हेड स्कैन किया गया, ठीक है। इसके अलावा क्या था, जो रिजल्ट आया वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। और जो टट की बाकी रिमेनिंग बॉडी होती है उसको भी इसी तरह रिकॉर्ड किया जाता है। और एक स्पेशलिस्ट की टीम भी बनाई जाती है जो क्या काम करती है, जो रेडियोलॉजी, मतलब जो स्पेशलिस्ट होते हैं किस चीज़ में, रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो वॉल के ऊपर जो पेंटिंग्स बनी होती हैं, जो उनकी देवियाँ होती हैं परियों वाली, तो उनके बारे में रिसर्च करने के लिए एक स्पेशलिस्ट की टीम भी बनाई जाती है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं राइटर स्कैनिंग की रात के बारे में, कि
कि जो स्कैनिंग की रात थी उसमें क्या होता है, वर्कमैन्स ने टट को टॉम से उठाया और उसको क्या करा, उसको पहले एक ढलान पर, फिर सीढ़ियों पर चढ़कर, और लास्ट में जब वो बाहर निकलते हैं सीढ़ियों पर चढ़कर, तो एक रेतीली हवा चल रही होती है बहुत ज़्यादा देर डेजर्ट के अंदर। फिर वो हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से ऊपर आ जाते हैं सिटी स्कैन मशीन के पास। अब बहुत तेज हवा चल रही होती है, जो सिटी स्कैन मशीन होती है वो एकदम से काम करना बंद कर देती है यहाँ पर। ठीक है, ये मतलब स्कैनिंग की रात की बात कर रहे हैं ऑथर। तो सिटी स्कैन मशीन काम करना बंद कर देती है, तो एकदम से वर्कमैन मजाक करता है कि क्या ये उसका श्राप तो नहीं है, जो हमारे टट हैं, कहीं उनका कर्ज तो नहीं लग गया हमें। ठीक है, तो वो मजाक करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद दो वर्कमैन्स भागे हुए जाते हैं और न्यू फैंस लेकर आते हैं हमारी सिटी स्कैन मशीन के लिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सिटी स्कैन मशीन होती है उसके अंदर रेत फंस जाती है। तो जब वो न्यू हमारे वो डालते हैं फैंस, तो फिर क्या होता है, वो काम अच्छे से करने लग जाती है। अब भैया ये सब कंप्लीट होने के बाद जो हमारे जाई हवास है वो क्या कहते हैं कि मैं पिछली रात सो नहीं पाया, लेकिन अब मतलब वो अपनी सीट पर बैठे होते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अब मैं बहुत आराम से सोऊंगा और मेरी चिंता दूर हो गई, सबके ऊपर से स्ट्रेस दूर हो जाता है। वो वापस जाके सिटी स्कैन करने के बाद जब वो वापस जाके टॉम में उसकी बॉडी को रख देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ठीक है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको हमारी रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, इससे हमारी मोटिवेशन भी बढ़ेगी। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। और दोस्तों अगर आप हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, एडिक्शन ऑफ स्टडी की टीम को, तो आपको आपके सामने डिटेल्स दिख रही हैं, आप इस पर डोनेट भी कर सकते हैं। आपकी छोटी छोटी डोनेशंस भी हमारी टीम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा हमें उम्मीदें जगाती है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।